दोस्तों, शेयर बाजार की तेज रफ्तार दुनिया में जहां पर लोगों की किस्मतें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं, एक ऐसा नाम है जो इन कंपनीज के दिलों में खौफ पैदा करता है और वो है हिंडनबर्ग रिसर्च। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम हिंडनबर्ग की पूरी कुंडली को खोल के देखेंगे कि हिंडनबर्ग क्यों शुरू हुआ, ये कैसे काम करता था, इसने क्या क्या चीजें की और ये क्यों बंद हो गया, और बंद होने के बाद जो हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक हैं अब वो आगे क्या करने वाले हैं, सारी बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बोल्ड फील्ड, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया के सबसे गहरे और ट्रेंडिंग मुद्दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल का पर्दाफाश करता है, हिंडनबर्ग रिसर्च। और अगर आपको लगता है कि ये नाम किसी एविएशन डिजास्टर का जिक्र है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, ये उससे कहीं ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर में है क्या। हिंडनबर्ग का काम एक तरीके से मार्केट वॉचडॉग का है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है ना वो हमेशा ही कंट्रोवर्सी के घेरे में रहती है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि 2017 में नेथन एंडरसन द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। ये फर्म प्राइमरीली शॉर्ट सेलिंग का यूज करती है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ये उन कंपनीज के घपले, फ्रॉड और इरेगुलरिटीज का पता लगाती है जो अपने इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी से झूठ बोलकर उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं और उनको झूठ बोलते हैं। ऐसे में जब ये हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट उसमें पब्लिश करती है पब्लिकली, तो क्या होता है कि उसके शेयर प्राइस गिर जाते हैं और शॉर्ट सेलिंग का यूज करके ये हिंडनबर्ग पैसे कमाती है। हिंडनबर्ग का नाम एक ट्रेजेडी के ऊपर रखा गया है जो कि 1937 में हिंडनबर्ग एयरशिप डिजास्टर से इंस्पायर्ड है। और ये फर्म कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही पब्लिश नहीं कर देती है, ये अपनी रिसर्च के लिए बहुत सारा टाइम लेती है, कभी कभी तो कई महीने और साल लग जाते हैं। नेथन एंडरसन जो कि फर्म के फाउंडर हैं, उनका जो बैकग्राउंड है ना वो टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स में है। उन्होंने कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद डेटा एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फील्ड में काम किया। एंडरसन की लीडरशिप में हिंडनबर्ग रिसर्च ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक इम्पैक्टफुल नाम बनाया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो टीम है ना वो छोटी है, लेकिन वो हाईली स्किल्ड और डेडिकेटेड प्रोफेशनल से बनी है जो फ्रॉड और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को एक्सपोज करने के लिए काफी फोकस्ड है। टीम के मेंबर काफी डिस्क्रीट होते हैं और ज्यादातर अपने नाम को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते। आज के दिन तक हिंडनबर्ग ने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज किया है। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट केसेस भी हैं, जैसे कि अडानी ग्रुप, निकोला कॉर्पोरेशन, प्लग पावर, लॉर्डस्टाउन मोटर्स। हिंडनबर्ग रिसर्च का आज तक कोई भी एस्टिमेटेड नेटवर्थ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट फर्म है और ट्रेडिशनल क्लाइंट फंड्स को मैनेज नहीं करती। फिर भी इसकी रिपोर्ट्स और इम्पैक्ट को देखते हुए इसकी फाइनेंशियल वैल्यू और इन्फ्लुएंस काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है। आज के टाइम पर ये फर्म अपनी शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजीज और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के लिए ग्लोबली फेमस है। जब उन्होंने इंडिया के अडानी ग्रुप की रिपोर्ट पब्लिश की थी, तब एक रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $100 बिलियन से ज्यादा नीचे गिर गया था। और ये साबित करता है कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है वो कितनी इम्पैक्टफुल है और मार्केट पे उसका कितना ज़्यादा असर होता है। लेकिन हमेशा से ही एक बहस चली आ रही है कि ये जो हिंडनबर्ग है इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो ये स्ट्रेटजी फॉलो करती है, ये एथिकल है या नहीं है। हिंडनबर्ग ने काफी बड़े बड़े नामों का कच्चा चिट्ठा खोला है, जिसमें से निकोला मोटर्स का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। निकोला एक इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि 2016 में शुरू हुई थी और ये अपने शुरुआती दौर में ही इतनी ज्यादा सफल हुई कि इसका जो वैल्यूएशन है वो $34 बिलियन पहुंच गया था। लेकिन 2020 में हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि निकोला के जो फाउंडर हैं ट्रेवर मिल्टन, उन्होंने अपने कस्टमर से, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे झूठ बोला है। ये कहा गया कि निकोला का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है निकोला 1, उसका जो डेमो था वही फेक था और ट्रक को एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करवाया गया था, ना कि उसके एक्चुअल प्रोपल्शन पर रोल करवाया गया था। इस एक रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर्स 40% से ज्यादा नीचे गिर गए और जो कंपनी की मार्केट वैल्यू थी वो $15 बिलियन से ज्यादा नीचे गिर गई और इसके बाद इसके सीईओ मिल्टन को अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। और फिर 2021 में ट्रेवर मिल्टन पर फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए, जिसके लीगल बैटल्स में वो आज भी फंसे हुए हैं। और फिर आया अडानी ग्रुप का मामला, जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप का हिस्सा है और एक असरदार नाम है।
24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें अडानी ग्रुप पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटेबिलिटी में फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की जो कुछ कंपनीज थी ना, वो बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड थी और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो था वो डेंजरसली हाई था। हिंडनबर्ग ने ये कहा कि अडानी की कुछ शेल कंपनीज हैं जो मॉरिशस और कैरिबियन सी के टैक्स हेवन प्लेसेस में रजिस्टर्ड हैं, जिनके जरिए फंड सिफन ऑफ किए गए। ये जो शेल कंपनीज थी वो अलीगली अडानी के फैमिली मेंबर्स से कनेक्टेड थी और इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर 20% से ज्यादा नीचे गिर गए और पूरे ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते के अंदर $100 बिलियन से ज्यादा नीचे गिर गया। गौतम अडानी, जो कि 2022 तक दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी में उनकी गिनती होती थी, वो एक ही हफ्ते के अंदर अपनी एक सिग्निफिकेंट हिस्सा अपनी नेटवर्थ का खो बैठे थे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर के मुताबिक उनकी जो वेल्थ थी वो 150 बिलियन से गिरकर 60 मिलियन तक आ गई। इसके बाद अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के जो एलिगेशंस थे उनको वेहेमेंटली डिनाई किया और कहा कि ये एक मैलिशियसली टाइम अटैक है जो कि कंपनी के आने वाले $2.5 बिलियन के एफपीओ को डीरेल करने के लिए किया गया है। लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अडानी ग्रुप को ये एफपीओ वापस लेना पड़ा। ये कंट्रोवर्सी न सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए क्राइसिस बनी बल्कि इसने इंडियन मार्केट के ऊपर ग्लोबली स्क्रूटनी को भी बढ़ा दिया। लेकिन ये पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। हिंडनबर्ग के क्रिटिक्स का कहना ये है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनीज का नाम खराब करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि हिंडनबर्ग की जो ये रिसर्च है ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट तक सीमित नहीं है, ये पॉलिटिकल और पब्लिक ओपिनियन तक भी पहुंचता है। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च एक मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी टीम पूरे कॉर्पोरेट की दुनिया में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सकती है। लेकिन सवाल ये उठा है कि जो उन्होंने किया वो एथिकल है या नहीं, जो स्ट्रेटजीज उन्होंने यूज की वो फेयर है या नहीं। ये एक ऐसी डिबेट है जो अभी भी चल रही है। लेकिन इतनी पावरफुल रिसर्च टीम होने के बावजूद, इतने प्रॉफिट कमाने के बावजूद, जाहिर सी बात है शॉर्ट सेलिंग के जरिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा इन्होंने, उसके बावजूद नाथन एंडरसन, जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर हैं, उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का डिसीजन लिया और ये बताया कि ये पहले से प्लान था, मतलब ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था और अब वो नए नए इनोवेशंस पर काम करेंगे। एंडरसन ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी कहा कि उनका जो मिशन था वो एक मिशन पे थे कि उनको ये जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना था, जो फ्रॉड्स थे उनको एक्सपोज करना था और उनका मिशन अब पूरा हो चुका है। इस फैसले के बाद फाइनेंशियली दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शॉर्ट सेलिंग फर्म जिनके काम एथिकली ग्रे एरिया में है, अब उनका क्या होगा? ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखना इंटरेस्टिंग होगा। बोल्ड फीड के इस वीडियो के एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंडनबर्ग का जो काम था वो सही था या फिर ये उनके पैसे कमाने का एक जरिया था, उन्होंने ढेर सारे पैसे कमा लिए और उसके बाद इसको बंद कर दिया, अब उन पैसों से वो दूसरे काम करेंगे। जो भी हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के दें। तो आप सभी बोल्ड फीड पर बने रहिए क्योंकि इस पर बहुत सारी धमाकेदार चीजें आने वाली हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।